हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 28 है जो हमारी प्राचीन भारत की क्लास है। और आज इसमें हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का ये हमारा पार्ट सेकंड है। हमने अपने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि किस प्रकार से 16 महाजनपदों में से आपका जो मगध जनपद है वो ही आपका सबसे शक्तिशाली जनपद महाजनपद के रूप में विस्तृत होता है। और महा मगध का जो प्रथम वंश था वो था आपका हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश में आपका हर्यंक वंश की स्थापना करी थी आपकी बिंबिसार ने। और बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। और उदयन के बाद जब जनता उदयन को गद्दी से हटा देती है और एक योग्य शासक शिशुनाग को राजा बना देती है, तो इस प्रकार से जो मगध का दूसरा वंश आता है वो आता है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आपका 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चला था। और शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी आपकी शिशुनाग ने। और शिशुनाग का जो शासन चलता है वो आपका 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक चलता है। शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली में बनाता है। हमने जब बिंबिसार पढ़ा तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया था। उदयन के बाद शिशुनाग पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली में बना देता है। शिशुनाग ने ही अवंती महाजनपद और वत्स महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाया था। अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिलाया था आपका शिशुनाग ने। शिशुनाग शासक आपका जैन धर्म का उपासक था, जैन धर्म को मानता था। उसके बाद आता है आपका दूसरा शिशुनाग वंश का दूसरा राजा जो है आपका कालाशोक। और कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण भी कहा जाता है। और कालाशोक का जो शासन चला था वो आपका 398 से लेके 366 ईसा पूर्व तक चला था। ये कहा जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक के 10 पुत्र थे। उसके बाद कालाशोक ने दोबारा से, जिस प्रकार से शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी, उसी प्रकार से कालाशोक ने वैशाली से हटाकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में दोबारा से बना दी थी। तो पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद कालाशोक के समय महात्मा बुद्ध, कालाशोक के समय बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा हुई थी वैशाली में जो आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध सभा हुई थी आपकी अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में। और दूसरी हुई आपकी बौद्ध सभा कालाशोक के समय में वैशाली में, वो आपकी पहली बौद्ध सभा हुई थी राजगृह में। उसके बाद आता है आपका कि कालाशोक के शासनकाल में ही, कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो बौद्ध संघों में विभाजित हो गया था। दो बौद्ध संघों में विभाजित हो गया था। पहला था आपका सतवीर और दूसरा था आपका महासंधिक। कालाशोक के समय बौद्ध धर्म दो संघों में विभाजित हो गया था। पहला था आपका सतवीर और दूसरा था आपका महासंधिक। उसके बाद आता है कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था आपका नंदीवर्धन, वो था आपका नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन ने आपका 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद आपका जो मगध साम्राज्य का तीसरा वंश आता है वो है आपका नंद वंश, वो है आपका नंद वंश। और ये कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में जो आपके वंश रहे हैं उन वंशों में सबसे शक्तिशाली व सबसे ज्यादा
जो मगध विस्तृत हुआ था, फला फूला था, वो आपका नंद वंशों के शासनकाल में ही हुआ था। और नंद वंशों का जो शासनकाल चला था वो आपका 344 ईसा से लेकर 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक चला था। नंद वंश की स्थापना आपकी सबसे पहले महानंदिन ने करी थी। नंद वंश की स्थापना महानंदिन ने करी थी, परंतु एक शूद्र पुत्र, शूद्र दासी के पुत्र महापद्म नंद ने महानंदिन की हत्या कर दी थी। मतलब इसकी स्थापना तो करी थी आपकी महानंदिन ने, परंतु एक शूद्र दासी के पुत्र में महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी थी। तो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो आपका महापद्म नंद माना जाता है। उसके बाद नंद वंश में टोटल कुल जो राजा जो शासक बने थे वो आपके 9 शासक बने थे, 9 राजा बने थे इस वंश में। इसी वजह से 9 राजाओं की वजह से इस वंश को नवनंद वंश भी कहा जाता है। नवनंद वंश भी इसको कहा जाता है क्योंकि इस वंश में जो टोटल जो कुल राजा बने थे वो आपके 9 राजा बने थे। एक बना था आपका महापद्म नंद जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है, जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है। उग्रसेन मतलब ये राक्षस सेना का स्वामी महापद्म नंद। और ये कहा जाता है कि महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, और वो 8 पुत्र थे आपके ये सभी, मतलब आपके टोटल 9 राजा हुए थे। पहला जो राजा था आपका महापद्म नंद जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है, उसके 8 अन्य पुत्र थे। ये 9 टोटल आपके नंद वंश के राजा हुए थे। तो इसके पुत्र थे, महापद्म नंद के पुत्र थे आपके पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, भूविशानक, दशसिद्धक, तेवर्त और धनानंद। धनानंद जो था, धनानंद शासक आपका 8वां पुत्र था। महापद्म नंद का 8वां पुत्र था आपका धनानंद। उसके बाद आता है कि पहला जो शासक बना था नंद वंश का वो था आपका महापद्म नंद, और महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। पुराणों में इसको उग्रसेन भी कहा जाता है। उसके बाद महापद्म नंद ने स्वयं को, अपने आप को एक उपाधि दी थी, और वो थी आपकी एक रात की उपाधि स्वयं अपने आप को महापद्म नंद ने दी थी। उसके बाद आता है कि जितने भी मगध में, चाहे वो बृहदर्थ वंश हो, हर्यंक वंश हो, और आपका शिशुनाग वंश हो, या फिर नंद वंश हो, इन सारे वंशों में जो सबसे प्रतापी राजा रहा था, जो सबसे शक्तिशाली आपका शासक रहा था, वो था आपका महापद्म नंद। संपूर्ण मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? महापद्म नंद माना जाता है। और सबसे शक्तिशाली जो वंश था वो आपका नंद वंश था। उसके बाद आता है कि कलिंग विजय की, मतलब आपके महापद्म नंद ने कलिंग राज्य को जीत लिया था, और कलिंग राज्य में एक नहर खुदवाई थी। महापद्म नंद ने कलिंग राज्य को जीत लिया था और वहां पर एक नहर खुदवाई थी। इसका उल्लेख स्वयं कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में किया है। तो खारवेल अभिलेख किसने लिखा? मतलब हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा? आपका खारवेल ने लिखा, और खारवेल आपका कलिंग शासक था। और हाथी गुफा अभिलेख में ही ये कहा गया है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय करी थी और कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। उसके बाद आता है कि कलिंग से महापद्म नंद ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो वो कलिंग से एक जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था। वो
जिनसेंग की मूर्ति उठा लाया था। जो पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी, व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, वो पुस्तक आपकी पाणिनि ने लिखी थी। और ये कहा जाता है कि पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। और पुराणों में इन्हें एक नाम दिया गया है, जो है महापद्म नंद को एक नाम दिया गया है, जो है आपका सर्व शत्रनात्मक। उसके बाद यह भी कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। और इसी वजह से इनको एक उपनाम दिया गया था, जो था आपका अपरो परशुराम भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद आता है कि जो महापद्म नंद का 8वां पुत्र था धनानंद आपका राजा बनता है। और 323 ईसा पूर्व के समय में। और इस समय जो ग्रीक यूनानी लेखक थे, ग्रीन यूनानी लेखकों ने धनानंद को एक उपाधि दी थी, जो थी आपकी अग्रमीज या फिर जेंड्रीमीज और अग्रमीज, ये उपाधियां दी थी आपकी यूनानी लेखकों ने धनानंद को। उसके बाद धनानंद से जो प्रजा थी, जो जनता थी, वो असंतुष्ट थी, क्योंकि इन्होंने वस्तुओं पर और अन्य चीजों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। उसके बाद जो नंद वंश के शासक थे, ये शासक आपके जैन मत के उपासक थे, मतलब जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद आता है कि धनानंद के जैन अमात्य थे। धनानंद के शासनकाल में या धनानंद के दरबार में जैन अमात्य थे कि आपके सकटाल और स्थूल भद्र। उसके बाद आता है कि धनानंद के दरबार में ही आपके विद्वान रहा करते थे कुछ, जो आपके उपवर्ष, वरुचि और काव्यायन है, जो आपके काव्यायन, वरुचि और उपवर्ष हैं। उसके बाद नंद शासक सबसे ज्यादा धनी व शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद ये कहा जाता है कि नंद शासकों में जो नंद शासक थे या नंद वंश के पास 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2000 घुड़सवार थे जो घोड़ों पे सवारी करते थे युद्ध के समय में, और 3 से 6,000 तक, मतलब 5,000 के आसपास इनके पास हाथी थे। इसी समय में आपका जो सिकंदर था, जो यूनानी आक्रमण था, यूनानी योद्धा था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 में, उस समय भारत में नंद वंश चल रहा था, और नंद वंश का जो शासक था वो था आपका धनानंद। ये कहा जाता है कि धनानंद की चाणक्य कौटिल्य से लड़ाई हो गई थी, और चाणक्य ने इसी चीज का बदला लेने के लिए, जब जनता धनानंद से असंतुष्ट थी, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों से धनानंद को पराजित करवाया था, और आपके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य मार देता है, और एक नए वंश की स्थापना करता है, जो है आपका मौर्य वंश। उसके बाद आता है कि मगध क्षेत्र इतना विस्तृत क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, आर्थिक बहुत अच्छे थे, और राजनीतिक जो संगठन थे वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद मगध क्षेत्र एक उपजाऊ क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि मगध क्षेत्र आपका सोन नदी, गंगा नदी के तट पर था, तो यहाँ पर चावल और गेहूं बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे, और उनका व्यापार हुआ करता था। इनकी राजधानियां बनी थी मगध की जो मेन राजधानियां थी वो थी आपकी राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह जो राजधानी बनी थी वो आपकी
5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिस वजह से मगध इतना बड़ा साम्राज्य बना था। दूसरी थी आपकी पाटलिपुत्र, जिसे उदयन ने स्थापित किया था और उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। सोन व गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र थी और इसलिए पाटलिपुत्र को जल दुर्ग भी कहा जाता है। नहरों के उत्थान, मगध में नहरों का उत्थान होने लग गया था, नहरें बनने लगी थी और सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया जा रहा था। सैनिक संगठन बहुत ही मजबूत था मगध का। घोड़े व रथ के उपयोग से परिचित थे। जो मगध के शासक थे वो आपके घोड़े और रथों से परिचित थे और ये कहा जाता है कि सबसे पहले हाथियों का जो इस्तेमाल किया था युद्धों में वो आपके मगध साम्राज्य ने ही शुरू किया था। और मगध का जो आज के समय में आपका जो क्षेत्र बोला जाता है वो है आपका बिहार, या बिहार को प्राचीन समय में मगध कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मगध चैप्टर को, मगध टॉपिक को आज हमने इधर समाप्त कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।